हाँ जी बच्चों, तो इस लेक्चर में मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही कंटिन्यू करेंगे। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है क्लास +2 के सिलेबस का पार्ट है वो पढ़ रहे थे, जिसमें एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसको कवर करेंगे, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट फॉर अ रीकैप, इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। और जितना भी रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल का, उसमें ये साइकिल्स थ्रू आउट रहता है, पूरे लाइफ टाइम में नहीं। मैं फिर से बता रही हूँ, पूरे लाइफ टाइम में नहीं, सिर्फ उसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव फेज होता है, यानी मिनाक से लेके मिनोपोज तक का जो टाइम होता है, जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पुबर्टी आती है, और उससे मिनोपोज तक वो पूरा उसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ठीक है। ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस ओवा एट मोर और लेस रेगुलर इंटरवल विद इन ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल है, और कह रहा है कि ह्यूमन जो फीमेल है, ओवा, जो कि एक्चुअली सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है। मोर और लेस रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि वैसे तो 28 डेज का साइकिल है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, कई बार इरेगुलरिटी आ जाती है। ठीक है, 35 डेज तक भी चला जाता है या 21 डेज तक भी चला जाता है, इसलिए इन्होंने बोला है कि मोर और लेस रेगुलर होता है। ओनली वन फॉलिकल कंटेन, ठीक है, सिर्फ एक फॉलिकल जिसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte होता है वो मैच्योर होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल जिसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte होता है वो मैच्योर होता है, और उस ओवम को, उस सेकेंडरी oocyte को वो रिलीज कर देता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। एज द ओवम मैच्योर्स एवरी टाइम, हर एक मंथ, जो 28 डेज है अप्रोक्स मंथ ही है ना, तो हर एक मंथ जब ओवम मैच्योर होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आल्सो स्टार्ट सर्टेन ग्रोथ चेंजेस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब हो चाहे यूट्रस हो, उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर जाइगोट बन गया, तो कैसे एनवायरनमेंट में उसको रखना है, कैसे वो पूरा मतलब जो पीरियड होगा ना प्रेगनेंसी का वो कैसे होगा, तो उसके लिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हर मंथ। ओवम रिमेन विजिबल इन द फेलोपियन ट्यूब ओनली फॉर अबाउट 2 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। मैंने पहले भी बताया था कि एक बार ओव्यूलेशन होगी, इनफंडिबुलम के थ्रू वो एम्पुला में चला गया, जो कि पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होनी है। वहाँ पे सिर्फ वो 2 दिन वेट करता है कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया, तो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है, तो क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अंडरगो सर्टेन चेंजेस विद द ब्रेकडाउन ऑफ ओवरग्रोन टिश्यू। ये कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो होगा क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कुछ टिश्यू जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये एक्चुअली पता है किसकी बात कर रहे हैं? ये एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। एंडोमेट्रियम एक सेलुलर लेयर है, सेल्स की बनी होती है, इसलिए उसको टिश्यू बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है, वो जो बना था उसका वापस से ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और ओवरी क्या करेगी? ओवरी ने एक ओवा तो रिलीज कर दिया था, ठीक है, वो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट ओवम को मैच्योर करने के लिए प्रिपेयर करने लग जाएगी तभी से। ठीक है, हेंस चेंजेस अकर इन अ साइक्लिक मैनर। तो ये सारे जो चेंजेस है वो एक साइकिल में होते हैं कि हाँ, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, 3 to 4 डेज ब्लीडिंग चलेगी, उसके बाद दूसरा ओवम मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रोक्स 14 डेज मैंने बोला था ओवुलेशन हो जाएगी, वो 2 दिन तक वेट करेगा कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन हुई। अगर स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो अलग तरफ जाएंगे सारे इवेंट्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि अगर मान लो जाइगोट बन गया तो क्या होगा। लेकिन अगर वो नहीं बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एंडोमेट्रियम जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, तो दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अब दोबारा से नेक्स्ट साइकिल के लिए नया ओवम मैच्योर होगा, वो फिर से रिलीज होने के बाद 2 दिन वेट करेगा। तो ये सब कुछ साइक्लिक मैनर में हो रहा है, इसीलिए ये साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज की बात पे थे हम। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसको प्रोलिफरेट मेंस्ट्रुअल फेज किसको बोल रहे हैं? जो 3 to 4 डेज का। कई बार क्या होता है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज नहीं बोलते, इसको प्रोलिफरेटिव फेज में ही ऐड कर देते हैं, कि ऐसे बोल देते हैं डे 1 से जब तक ओवा रिलीज नहीं होता तब तक वो प्रोलिफरेटिव फेज है। ठीक है, या प्री ओवुलेटरी फेज है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ओवुलेशन से पहले का फेज है। कई बार ये क्या करते हैं कि जो शुरू जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे होता है ना जो ब्लीडिंग का फीमेल में,
वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो जो 3 या 4 दिन का ब्लीडिंग पीरियड होता है, जो एवरेज था 3 to 5, वो जो ब्लीडिंग पीरियड होता है उसको अलग से मेंस्ट्रुअल फेज में रख देते हैं। ठीक है, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, वन सेक। तो साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज, क्या पहला जो फेज होता है वो मेंस्ट्रुअल होता है, क्योंकि पहला ही फेज ब्लीडिंग होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड है और ब्रोकन टिश्यू मटेरियल है वो डिस्चार्ज होगा थ्रू वेजाइना के थ्रू वो डिस्चार्ज होगा। तो ब्लड और ब्रोकन टिश्यू, ये एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 to 5 डेज का होता है ऑन एन एवरेज। अगला फेज जो है प्रोलिफरेटिव फेज कह लो, फोलिकुलर फेज कह लो, या प्री ओव्यूलेशन फेज कह लो। जैसे ही 5th, 4th या 3rd डे, हर फीमेल में अलग होता है, या तो 3rd डे ब्लीडिंग बंद होगी उस तभी से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गया, या फिर वो 5th डे पे बंद हुई तो 6th डे से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल थे ओवरी के अंदर वो फुली मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने कहा था ना कि जो बर्थ होता है 7th to 8th मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है, अगर लड़की है तो उसी टाइम उसके अंदर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। और पुबर्टी तक, बर्थ के बाद भी जब तक 12 और 13 ईयर्स की एज होती है तब तक वो प्राइमरी फॉलिकल की ही स्टेज में रहते हैं। उसके बाद जब पुबर्टी आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है फीमेल का, तब हर एक मंथ एक जो है फॉलिकल वो फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि एक साथ 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल जो है एक साथ मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन फुली मैच्योर सिर्फ एक होता है। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि किन रीज़न से कोई एक जो है सिलेक्ट होता है उन 15 में से। क्या रीज़न है कि सिर्फ एक सिलेक्ट होता है उन जितने भी फॉलिकल जो है मैच्योर होना उन्होंने स्टार्ट किया था, कि जिसके पास जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे लुटनाइजिंग हार्मोन के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, वो उन हार्मोन के लिए उतना ही रिस्पॉन्ड करेगा और उसी के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो फुली मैच्योर होगा। बाकी सब डिजनरेट हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेशिया। साथ में प्रोलिफरेटिव फेज में यूट्रस की एंडोमेट्रियम और फेलोपियन ट्यूब का भी जो इनर लेयर होती है वो रीजनरेट होती है, क्योंकि ब्लीडिंग के टाइम वो ब्रेक डाउन होगी, वो जो है डिस्चार्ज होगी वेजाइना के थ्रू बाहर निकल गई। ठीक है, तो दोबारा से वो लेयर्स जो हैं रीजनरेट होंगी। जो सेल्स होते हैं वहाँ पे वो दोबारा से कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे जब तक कि वो दोबारा से वो पूरी लेयर फॉर्म ना कर दें। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस बिकम कंसिडरेबली थिकन्ड इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम पता है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो एंडोमेट्रियम के अंदर ही वो जाइगोट जाके इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट का मतलब समझते हो, वहाँ पे जाके फिक्स होगा। तो इसलिए एंडोमेट्रियम की लेयर काफ़ी थिक हो जाती है। हर एक साइकिल में जब दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो दोबारा से एंडोमेट्रियम की लेयर काफ़ी थिक हो जाती है। ठीक है, यूट्राइन ग्लैंड्स इलोंगेट एंड बिकम कोर्क स्क्रू शेप्ड। यूट्रस के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, यानी कि कुछ सिक्रेटिव सेल्स भी होते हैं। अगर तुम्हें हिस्टोलॉजी याद है, जब मैं बता रही थी इनकी लेयर्स के बारे में बता रही थी, तो मैंने बताया था कि इनकी जो सबसे इनर लेयर होती है वहाँ पे कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं। ठीक है, और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्रस की इनर लेयर के, जो बीच वाली मस्कुलरिस लेयर थी ना, जो बीच वाली मस्कुलरिस लेयर थी, यूट्रस की मसल्स के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि और यही कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं, जो मैं मस्कुलरिस की बात कर रही थी कि मस्कुलरिस मिडल लेयर होती है, ठीक है, उसकी वजह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है, क्योंकि मसल्स के अंदर ही होती है ना कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये मसल है, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी या वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब पार्चुरेशन होता है, यानी कि जब बर्थ होता है, उसमें जो दर्द होते हैं ना, वो यूट्रस की इन्हीं मसल्स और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। द
The epithelium of fallopian tubes become well developed with more cilia and ciliary movement also increase. These are meant for conveying the ovum toward the uterus. अब क्या है, स्पर्म को fallopian ट्यूब तक जाना है, उसके एम्पुला तक पहुंचना है जहाँ पे भी सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम है, ठीक है। तो ये बात जब मैंने हिस्टोलॉजी बताई थी fallopian ट्यूब की तब बताई थी कि उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो सिलिएटेड होती है, वहाँ पे सीलिया होते हैं और सीलिया क्या करते हैं, ओवम को पुश करते हैं यूट्रस की तरफ, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट को यूट्रस में जाके उसकी एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होना है, तो वो सीलिया उसको पुश करते हैं। तो इसलिए वो जो इनर वाली लेयर है जिसके ऊपर सीलिया होते हैं वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड हो जाती है प्रोलिफरेशन फेज के टाइम। All these changes during this phase are under the influence of follicle stimulating hormone of anterior pituitary. Hence this phase is also known as follicle phase. क्या बोल रहे हैं, सुना कि इस टाइम पे जो एक हार्मोन होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये तो तुम्हें पता ही है, बार बार क्या ही बताऊं कि हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट होते हैं, उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो FSH सिक्रीट करने के लिए बोलता है ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। तो अगर तुम्हें याद रखना है, देखो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फेज में कौन सा हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है। तो फॉलिकुलर से तुम याद रखना है, फॉलिकुलर और ये भी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। फॉलिकुलर कि हाँ इस टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा होता है। कहाँ पे हेल्प कर रहा होता है, फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा होता इस फेज में, उसमें हेल्प कर रहा होता है। ये पीरियड वैसे 10 to 12 कह लो, ठीक है, इतने दिन का होता है। मतलब वैसे तो क्या होता है कि अगर हम ब्लीडिंग का जो डे फर्स्ट था उसको फर्स्ट डे माने तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, तब तक ये पीरियड चलता है। लेकिन अगर हम ब्लीडिंग वाले निकाल दें, मतलब ब्लीडिंग के 3 दिन निकाल दिए और उसके बाद से जब प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हुआ तब से एक पहला दिन माना, 4th डे की बजाय उसको पहला दिन माना, तो ये 12 या 10 डेज तक का होता है। उसके बाद होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, दोनों अब जो हैं FSH के साथ साथ LH की सिक्रीशन भी इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। बोथ दीज हार्मोन अटेन देयर पीक लेवल अराउंड द 14th डे। जो ओव्यूलेशन वाला दिन होता है ना, ऑन एन एवरेज वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ LH अटेन ड्यूरिंग द मिड साइकिल। अब 28 डेज का साइकिल है, 14th डे पे जो है ओव्यूलेशन हुई है, तो ओब्वियसली ये मिड डे तो हुआ। वहाँ पे LH पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट इस दिन इस फेज पे सबसे ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। और ये क्या करता है, इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन, जो रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का, ताकि ओवम निकल जाए, रिलीज हो जाए और फैलोपियन ट्यूब में चला जाए। वो सब LH के इन्फ्लुएंस की वजह से ही होता है। सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज, इसमें क्या होता है, अब जो ये रप्चर ग्राफियन फॉलिकल था ये ट्रांसफॉर्म हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम में, काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ये क्या करता है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय द LH टू सिक्रीट प्रोजेस्ट्रोन। अब ओव्यूलेशन जब हुआ था उस टाइम पे LH सबसे ज़्यादा था, तो जाहिर है ओव्यूलेशन के जस्ट बाद वो 0 तो नहीं होगा, अभी LH भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलता है कि तुम सिक्रीट करो प्रोजेस्ट्रोन। अब ये जो प्रोजेस्ट्रोन होता है वो एंडोमेट्रियम को फर्दर थिकन करता है, फर्दर थिक करता है उसको, कि हाँ क्योंकि अभी वो 2 दिन ओव्यूलेशन तो होगी लेकिन ओवा रिलीज होके अभी 2 दिन वेट कर रहा है ना कि फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, है ना। तो तब तक एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा थिक हो रही होती है। यूट्राइन ग्लैंड भी वही काफ़ी मतलब सिक्रीट करती है जूस इन द ल्यूमेन ऑफ यूट्रस, ठीक है। लेकिन जो यूट्रस मूवमेंट थी, यूट्राइन मूवमेंट थी, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह थी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन थी यूट्रस में, वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि हाँ फर्टिलाइजेशन आएगी। तो एक टाइम पे जब इम्प्लांटेशन होनी है ना उसकी, अगर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी ना जाइगोट की, तो उस टाइम पे वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये सब कुछ जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में ही होता है, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है।
ये 12 to 14 डेज का होता है, मतलब 14 डेज के बाद तुम दोबारा से 12 या 14 डेज काउंट कर लो, ठीक है। तो अगर 14th डे जब ओव्यूलेशन हुई उसके बाद 12th और 14 काउंट करें तो हो जाते हैं ना 28 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज उसके बाद दोबारा से जब ये मतलब दोबारा से ख़त्म हो जाएगा, मतलब 14 डे कह लो या एक्चुअल में 28th डे कह लो, दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा इस 14th डे के बाद। तो अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये तो मैं बताना रह गया कि ये सब तब होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अगर स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेग्नेंट होगी वुमेन, तो तब अलग साइकिल चलेगा, तब हर महीने ये नहीं होगा। जब तक वो प्रेगनेंसी रहेगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगा। जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद वो फिर से हर मंथ ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन जब तक प्रेगनेंसी रहेगी, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कोर्पस ल्यूटियम भी जो था, जो अब बना था, वो भी डिजनरेट हो जाएगा। ओवरग्रोन एंडोमेट्रियम जो थी वो भी मेंटेन नहीं रख पाएगी, ना ही फेलोपियन ट्यूब की जो इनर एपिथेलियम थी ना, जो ज़्यादा सिलिएटेड होगी थी, वो भी शेड ऑफ हो जाएगी, एंडोमेट्रियम भी शेड ऑफ हो जाएगा और फिर से ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि पहले भी बताया था अगर आपको याद हो। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, वो बढ़ जाता है। फिर वो कहता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम सिक्रीट करो एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच जो है ग्राफियन फॉलिकल या कह लो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है कि तुम ग्रो करो। उसके बाद क्या है, ग्राफियन फॉलिकल जो तुम्हें अगर स्ट्रक्चर याद है ग्राफियन फॉलिकल का, तो उसमें एक सेल्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, याद है? ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, स्टिमुलेट द ग्रेनुलोसा सेल्स, जिनको फॉलिकुलर सेल्स भी बोला जाता है, टू सिक्रीट एस्ट्रोजन। अगर तुम्हें याद हो तो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, जो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन ही है, और वो ग्रेनुलोसा सेल्स सिक्रीट करते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, ठीक है। तो उनको ये सिक्रीट करवाने में हेल्प कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाने में कौन हेल्प करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी जो सिक्रेटरी फेज पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था ना। एज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड इंक्रीज, अब एस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, ब्लड में वो इंक्रीज हो गया, तो अब फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। एस्ट्रोजन, जिसका पिछले लेक्चर में मैं बार बार जो एस्ट्रोडायोल बोल रही थी ना, वो एक टाइप का एस्ट्रोजन ही है। एस्ट्रोजन कई टाइप के होते हैं, एस्ट्रोडायोल भी एक है। वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, जाके कहेगा कि एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन इनहिबिट करो, सॉरी एफएसएच को कहेगा इनहिबिट करो कि हाँ ग्रोथ होगी, एस्ट्रोजन बहुत हो गया, अब एफएसएच को तो करो कम और एलएच को करो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है फॉलिकुलर फेज में, अब उसको एंटर करना है ओवुलेटरी फेज में, यानी कि ओवुलेशन करनी है। और ओवुलेशन के टाइम जो है जो एलएच सर्ज नहीं बोली थी, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए ना, उस टाइम एफएसएच चाहिए नहीं, तो वो एस्ट्रोजन ही जाके बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि एफएसएच कम करो, अब एलएच सिक्रीट करो। और जिस दिन एलएच जो है अपनी पीक पे होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा 14th डे पे, तभी ओव्यूलेशन हो जाएगी। तो ये था जो कि कैसे हार्मोन के अंडर जो है कंट्रोल होता है, ये सब कुछ हार्मोनल कंट्रोल पे काम करता है। अब ये जो एलएच इंक्रीज हो गया वो ओवुलेशन करेगा, और साथ में कॉर्पस ल्यूटियम को कहेगा कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करो। फिर से वही बात, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अब जो है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम तो था, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवा निकला था उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाने में एलएच ने हेल्प की थी। लेकिन अब प्रोजेस्टेरोन जब ज़्यादा होगा तो वो फिर से हाइपोथैलेमस को कहेगा तुम जो है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम करो। इन टर्न अगर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा तो
जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है LH का सिक्रीशन कम कर देगा, और LH का सिक्रीशन कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ LH, और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेम्स। और दो चीज़ें होंगी, जब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन नहीं रह पाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और साथ में जो एंडोमेट्रियम थी जो हर मंथ दोबारा जो है थिक हुई थी वो भी शेड ऑफ हो जाएगी और दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ख़ास इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे साइकिल इंपॉर्टेंट है, कब LH ज़्यादा होता है, बस तुम मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, क्योंकि तुम ये लगा लो जो पहला फेज़ है फॉलिकुलर फेज़, फॉलिकुलर और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसमें वो काम करता है, उसके बाद चाहे ओव्यूलेशन हो चाहे कॉर्पस ल्यूटियम वाला ल्यूटियल फेज़ हो वहाँ पे LH काम करता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाने में हेल्प करता था, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल के ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट कर रहे थे, और जो LH है वो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाने में हेल्प कर रहा था। तो ये ही कुछ समरी है इस सब की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। आई होप कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।